नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नरेंद्र मोदी लगातार दनादन विदेश के दौरे कर रहे हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। पहले मलेशिया के राष्ट्राध्यक्ष आए, प्रधानमंत्री आए, दिल्ली में मुलाकात हुई, मोदी जी के सामने ही वो नेहरू की तारीफ करने लगे। फिर पोलैंड गए, पोलैंड में भी पकड़ा गया झूठ। फिर यूक्रेन पहुंचे, कीव में गांधी जी के प्रतिमा के सामने माल्या वो फूल जो है पुष्पार्जन किया। वो तो खैर दुनिया भर के 150 मुल्कों में करना पड़ता है। 150 से ज्यादा मुल्कों में गांधी हैं। हिंदुस्तान की पहचान यही है, उन्हीं की वजह से इज्जत मिलती है। अभी विदेश में बैठे थे, लगातार विदेश में कि युद्ध रुकवाएंगे, गोदी मीडिया ये चला रहा था। उसी बीच देश के भीतर एनडीए में खलबली मच गई। 20-21 अगस्त से यानी पिछले 3 दिनों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनडीए के अलग-अलग पार्टियों से मुलाकात कर रहा और मुलाकात का जब नतीजा सामने आया तो विदेश से दिल्ली पहुंचने में मोदी जी के पसीने छूटने की आहट होने लगी। ये तो शुरुआत है। 4 जून से आप कितना हुआ? 4 जुलाई, 4 अगस्त, अभी 4 सितंबर नहीं आया, 3 महीने भी नहीं पूरे हुए। भाव को जोड़िए चर्चा में, इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हुआ क्या? भाव, मोदी जी विदेश में यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा रहे थे, यहां जंग छिड़ गई एनडीए में। अब खुल करके अभी तक हम आप कहते थे तो बहुत सारे हम लोग के नीचे कमेंट बॉक्स में आते हैं इक्का दुक्का कि हाँ, नीतीश ने तो आके तुम्ही को बताया था। पूछते हैं, बहुत सारे आते हैं, हाँ हाँ नीतीश ने तुम्ही को बताया था ना, मोदी के विरोध की वजह से बता रहे हो। हाँ, नायडू ने आके बताया था, फोन किया था नायडू ने, ऐसे पूछते हैं। लेकिन अब तो साफ हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि हम वक्फ बिल का विरोध करेंगे, यानी बीजेपी के और मोदी के बिल का विरोध करेंगे। ये सीधा सीधा मोदी के बिल की मुखालफत है। नायडू ने सीधा सीधा विरोध करने का ऐलान कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, चिराग पासवान वो लगातार मोदी और भाजपा के एजेंडे के विरोध में इस समय तो वो धुरी बन गए हैं। हर एजेंडे का अगर सबसे पहले कोई विरोध कर रहा है तो चिराग पासवान। भारत बंद के साथ कौन? चिराग पासवान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कौन? चिराग पासवान। ब्रॉडकास्ट बिल के खिलाफ कौन? चिराग पासवान। वक्फ बिल के खिलाफ कौन? चिराग पासवान। चिराग ने तो बिल्कुल कह रहे थे कि हम हनुमान हैं, उन्होंने अलग ही एक पूरा एपी सेंटर बन गए। तो अब तो संख्या 12 + 16 28, पवन कल्याण 2 30 और जो है चिराग पासवान, अब ये 36, मतलब ये 3 दर्जन हो गए। अब तो 250 पे पहुंच जाएंगे मोदी जी, अगर ये ऐसे ही रुख इनका बना रहा। अ, देखिए आशीष, चिराग पासवान जो आपने नाम लिए, नीतीश कुमार, उसके बाद पवन कुमार, फिर उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, इन सभी का एक बेस है। चंद्रबाबू नायडू हाल ही में चुनाव जीते हैं। बहुत दिनों के राजनीतिक वनवास के बाद वो सत्ता में लौटे हैं। वो अपने राज्य में कोई बड़ा बवाल नहीं चाहते। वहां मुस्लिम लोगों ने खुल के बीजेपी साथ होते हुए भी चंद्रबाबू नायडू पे विश्वास बताया। 4% रिजर्वेशन मुस्लिमों को, वहां मस्जिद पे गरीब परिवार को 5 लाख रुपए, ये तमाम चीजें वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए वक्फ बोर्ड ये बहुत बड़ी बात है। अब आइए नीतीश कुमार, वहां चुनाव होने वाले हैं। 18% करीब करीब मुस्लिम आबादी है और ये 18% में से बहुत सारे लोग नीतीश को, सुशासन बाबू और अभी तक नीतीश का साथ देते रहे हैं। लेकिन इस वक्फ बोर्ड पे, चलो छोड़िए, जिस वो जो राजीव रंजन जो मंत्री बने हैं, उन्होंने तो बहुत, क्योंकि लल्लन सिंह के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी वो, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नीतीश के साथ रहें या बीजेपी के साथ रहें। वो कई बार बीजेपी की सुपारी बजाते हुए भी नजर आते हैं और उन्होंने एक मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते ये भूल गए हो कि वो जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पहले, और उसके बाद वो मंत्री है। वो मिनिस्ट्री इसलिए है कि वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद है।
तो ये अपना घर भूल गए और वो इन दोनों गुजरातियों के उसमें लॉलीपॉप में आ गए और दिल खोल के समर्थन किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि आज उनकी इज्जत क्या रहेगी। आज यदि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड के इस बिल के खिलाफ यदि बात करती है और इसका विरोध करने की बात करती है, तो फिर लल्लन सिंह की औकात क्या रहेगी? कहाँ है? मतलब उनको पहले लग रहा था कि ये दुय्यम दर्जे का वो दिया है, मंत्रालय दिया है, लेकिन वो वही डिजर्व करते हैं। नीतीश कुमार ने सोच समझ के एक्सेप्ट किया था वो, क्योंकि शायद नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते थे उनकी फितरत को। कोई भी एक राजनीतिक दल जो होता है, वो कम से कम अपनी पार्टी की लाइन पूछता है कि इसमें हमें लाइन क्या लेनी? कि बस आप कैबिनेट मंत्री हो गए तो आपकी पहली लॉयल्टी प्राइम मिनिस्टर के प्रति हो गई और पार्टी कुछ नहीं। तो आज वहां पर सबसे पहले ऐसा नहीं है, पार्टी के अंदरूनी विरोध बहुत हुआ। जब ये वक्फ बोर्ड का बिल आया है, तब उनके जो बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो थे, उनने नीतीश जी से मिले। उनने कहा कि भाई हमें हमेशा साथ दिया है आपका, आप जेपीसी में इसका खुल के विरोध करो। और फिर त्यागी जो उनके प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये सोच समझ के बिल लाना चाहिए था। उनके जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो बोलने लगे। उनके हिंदू समाज के जो लोग हैं, हालांकि समाजवादी किसी हिंदू मुसलमान को नहीं मानते, लेकिन फिर जातियां तो है बिहार में, उन लोगों ने बोलना कर दिया कि भाई साहब विधानसभा सर पे है, विधानसभा में यदि आप इसी बात करोगे तो निपट जाओगे। चिराग पासवान को अभी नया नया समर्थन मिला है, 5-7 एमपी है, उसे पता है कि उसका वोट बैंक क्या है। आप क्रीम लेयर की बात करेंगे, वो चुप रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनको अपनी जमीन देखनी है। लोकसभा चुनाव नहीं है, आप विधानसभा चुनाव है, उसमें चिराग पासवान अपना शेयर चाहते हैं। और यदि अच्छे खासी सीटें आई, उनकी सरकार बनी, तो चिराग के लोग मंत्री भी होंगे वहां पे। चिराग एक फोर्स बनना चाहता है वहां पे। ऐसे में वो क्रीम लेयर पे चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए आज वो मोदी जी के हनुमान है, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री है, आज एक घटक दल है एनडीए का। वो किस वजह से है आशीष? वो इस वजह से है कि उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 5। इसलिए है कि बिहार की जनता ने उन्हें सांसद बनाया। यदि बिहार की जनता ही सांसद नहीं बनाएगी तो ये कौन इनका मीडिया वक्तव्य भी चला था। इसलिए इनको वोट बैंक अपना टाइट रखना था। इनका सबका लक्ष्य वोट बैंक है, आने वाला विधानसभा चुनाव है। ऐसा नहीं कि 5 साल में फिर लोग भूल जाएंगे तो उनको लॉलीपॉप देंगे, नया कुछ शगुफा दिया जाएगा। यही कारण है कि चिराग ने उस पर बात करी, बाकायदा क्रीम लेयर पे बात की, उसने लैटरल एंट्री पे बात की, क्योंकि वहां रिजर्वेशन मारा जा रहा था। उसके बाद वक्फ बोर्ड, उसका भी मुस्लिम मतदाता है। बिहार में 18% मुस्लिम मतदाता है, सभी उसको एड्रेस करना चाहते हैं। तो चिराग ने क्या पाप किया? हाँ, भाजपा छोड़ के उनने भी बोल दिया। तो ये प्रधानमंत्री जी को पहली बार समझ में आ गया कि वो कभी-कभी भूल जाते हैं कि वो 240 पे हैं। उन्होंने जो 370 का नारा लगाया था, उनको लगता वाकई 370 हो गए, और 370 में एक्शन लेते और फिर मुंह पे बल गिरते हैं और बार-बार गिरते हैं। और ये आने वाले समय में, मैंने कहा था आशीष जी आपको, जब ये सरकार बनी थी और स्पीकर का चुनाव हो रहा था, तो सब अग्नि परीक्षा। अरे मैंने बोला ये अग्नि परीक्षा नहीं है, इस सरकार के लिए हर रोज अग्नि परीक्षा है, चाहे सदन लगे या ना लगे। हर जगह पे अग्नि परीक्षा होगी, हर बिल पर अग्नि परीक्षा होगी, हर निर्णय परीक्षा होगी। अभी तो एनडीए के गठबंधन चुप है। मुझे कुछ नेताओं से बात हुई एनडीए के, वो कह रहे थे कि अभी इतने सारे गवर्नर नियुक्त हो रहे हैं, हम लोगों को गवर्नर के बारे में नहीं पूछा। हमारे भी गवर्नर होने चाहिए, राज्यपाल होनी चाहिए। राज्यपाल का भी कोटा मांग रहे हो।
तो अभी मतलब आपको सत्ता में रहना है। वो 2014-2019 चला गया आशीष, जब एनडीए के गठबंधन के जितने घटक दल थे वो सब दया पे थे मोदी जी के, हाँ। अमित शाह के। हम्म, यहां पे उल्टा मामला है। इन 52 लोगों के दया पे नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री है। यदि यूक्रेन जाके शांति की बात करते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको जाना पड़ता है। हम्म, ये 52 ने टेकू निकाल दिया तो यूक्रेन से बेरंग वापस आएंगे। प्रधानमंत्री है तो अमेरिका का वीजा भी मिलता है, हम्म, पहले तो वीजा भी नहीं मिल रहा था। हम्म। तो प्रधानमंत्री आप क्यों हैं, ये आपको समझना होगा। हर राज्य की अपनी एक राजनीतिक मजबूरियां हैं। और वाकई ये वक्फ बोर्ड का जब बिल आया तो ये बिल देख बिल्कुल किसी को मदद करने के लिए बिल आ रहा है। ये जिसका कब्जा है वक्फ की प्रॉपर्टी वो उसका हो गया। हम्म। और आप गिनवाते हो कि रेलवे से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, लैंड। लेकिन 95% लैंड उनकी कब्जे पे है लोगों के। हम्म। तो आपने तो वक्फ बोर्ड को 5% पे ले आए थे, 95 मालिकाना हक किसी को देके। तो ये जो जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत किया गया, विपक्ष तो अपना आवाज उठाती, लेकिन इन 52 के कुनबे ने उनको बता दिया, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी जरा पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि हम साथ हैं, हमारे कंधे पे बैठे हो। एक जब चुनाव के पहले भाव ज्यादा हिलोगे डुलोगे तो कंधे से उतर जाओगे। नहीं, थोड़ा चुनाव के पहले चलते हैं। चुनाव के पहले मतलब जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस दरमियान एक खबर को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था, मतलब वो खूब हाईलाइट, पूरे पूरे दिन उस पर घंटों डिबेट भी हुआ। मोदी का कॉन्फिडेंस देखिए, मोदी तो वैसे भी जाते हैं एंकर्स वगैरह जब इंटरव्यू करते तो ऐसे लगता है आप खाते क्या हैं, चलते कैसे। कॉन्फिडेंस हाँ। देखिए, लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और मोदी 100 दिन का रोड मैप बना रहे हैं। खूब चलाया गया कि अधिकारियों को बोल दिया है मोदी ने कि 100 दिन का तुम चिंता मत करो, चुनाव की चिंता में छोड़ो, तुम लोग 100 दिन की तैयारी करो, जब सरकार तीसरी बार सरकार बनेगी तो 100 दिन का रोड मैप। ये 100 दिन का रोड मैप मैं खोज रहा हूँ ना, चौराहा कल हमने खोजा था, आज मैं रोड और मैप दोनों खोज रहा हूँ। वो 100 दिन का रोड मैप, 100 दिन तो होने वाले हैं। कुछ अच्छा, कुछ क्या कुछ नहीं था रोड कोई। मैप में, ये भी देख लेते हैं। क्या रोड मैप में था? हम लोग की जुबान बंद करवाना, ब्रॉडकास्ट बिल। क्या था? वक्फ बिल था, वक्फ बोर्ड का बिल था। बिल ये था था। कि ये मुसलमानों को टारगेट करेंगे, कि इसके अलावा जो है ये क्रीमी लेयर के जरिए आरक्षण पर अटैक करेंगे क्योंकि 400 पार आएगा। आरक्षण पर अटैक का भी प्लान था, ये 100 दिन का रोड मैप पे ही था। और 100 दिन के रोड मैप में लेटरल एंट्री भी था। लेटरल एंट्री भी था। ये रोड मैप तो सड़क ही पूरी उल्टी हो गई। नहीं होता क्या है आशीष, कई बार आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब हम्म, देखिए इनका ओवर कॉन्फिडेंस इस लेवल पे गया था कि इन्होंने अपने आप को भगवान का बेटा ही मान लिया था, हम्म, अजन्मे मान लिया था, अपने माँ बाप को हम्म, खुद अपमान करने लगे थे। यदि मैं हम्म, कहूं कल कि मैं किसी का बेटा ही नहीं हूं, अजन्मा हूं, तो सबसे हम्म, पहले मैं मेरे माँ बाप को गाली दे रहा हूँ। हाँ। उन्हें मुझे जन्म दिया और मैं उनको डिसोन करूं कि नहीं, मैं तो अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। शिव बोलने हम्म, लगे थे अपने आप को। अब क्या हम्म, कर सकते हैं, किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते। और ये एक मैप और ये सब बोल के एक बता दिया कि आने वाला तो मैं ही हूं। हम्म, हमारे महाराष्ट्र में भी पूरे चुनाव के दौरान, पिछले विधानसभा के, हम्म, देवेंद्र फडणवीस माइक पे चिल्ला चिल्ला के कहते थे, आऊंगा तो मैं ही, हम्म, आऊंगा तो मैं ही। लोगों ने रास्ता दिखा दिया। 2.5 साल तो बाहर रहे और 2.5 साल के बाद आए, लेकिन लंगड़ते लंगड़ते आए। मुख्यमंत्री बनने आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के रह गए। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस, इसलिए वो खेल गए क्योंकि उनको अपने विरोधियों को पस्त करना था। और साथ में ये पूरी ब्रॉडकास्ट गैंग कुछ थी, गोदी मीडिया। हम्म, 100 दिन का रोड मैप, 100 दिन का रोड मैप, तो लोगों को भी लगने लगता कि भाई ये आ ही रहा है 100%, हम्म, ये तो आएगा। तो अब क्या है, जो फेंस सीटर होते बोलते बोले मोदी को ही वोट दो। हम्म, ये एक स्ट्रेटेजिक
और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत ये लोग काम करते हैं। हाँ, लेकिन इस देश की जनता, तुम साइकोलॉजिकल वेरफेयर करो, तुम डिजिटल करो, तुम एआई का उपयोग करो, तुम मशीनों के साथ खेलो, सब कुछ करने के बाद जनता ने बता दिया, रुक जा भाई, बहुत हो गया। 240 पे तुम्हारी 180 पे औकात थी। मशीनें हुँ, वशीनें जोड़ के सब 140 240 पे आ गए। तो 240 पे आपकी औकात है और इससे ज़्यादा आप नहीं। और 240 पे उनको फुल स्टॉप कर दिया। लेकिन ये उस अभी खुमारी से निकले नहीं है। ये अभी 370 की खुमारी में है। तो उसके बाद उन्होंने जो एनडीए का सरकार और एनडीए जीत गया, एनडीए लड़ा कहाँ था जो जीत जाएगा? हुँ, लड़े तो मोदी थे। एनडीए का क्या था? गारंटी तो मोदी की थी। हारा कौन? मोदी हारे। हारे कौन? मोदी की गारंटी हारी। तो फिर आपने कुनबे को इकट्ठा करके नहीं एनडीए की जीत है, एनडीए की सरकार है और एनडीए की भारी बहुमत में मिला। एनडीए का भारी बहुमत हो गया। तो जब आप एनडीए की सरकार और एनडीए का भारी बहुमत बोलते हैं, तो फिर एनडीए को साथ लेके चलिए। ये अब आपका जो मंत्रिमंडल है, इसमें एनडीए के सदस्य भी हैं। पहले जैसे मास्टर की क्लास नहीं लगा सकते आप, या आप आए कैबिनेट में बैठे और आपने कुछ बोल दिया और वही हो गया। किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखी, किसी ने बोल दिया तो उसका मंत्री पद हटा दिया गया। हुँ। एक एक सब एक कव्वाल बन गए थे टाली बजाने वाले। हाँ, 2 गाते थे, बाकी टाली बजाते थे। हुँ, अब क्या हो गया, इस कव्वाली की टोली में कुछ लोग गायक भी आ गए। वो बोलते भाई बहुत हो गया, तुम्हारी 2 कव्वालियाँ, अब 1 कव्वाली हम भी गाएँगे। हम ऐसा थोड़ी होता है तुम ही गाओगे। हम नाम तो हमारा लिखवाया था आपने, तब तो हाँ, प्रोग्राम मिला आपको। आपका हाँ, नाम तो चलता नहीं आजकल। हाँ, ये सारी बातें हो गई। तो अब ये सबको गँवाना पड़ रहा है, हुँ, सुनना पड़ रहा है सबकी बात। तो नीतीश आलाप ले रहा है, चिराग आलाप ले रहा है, चंद्रा बाबू ने आलाप लिया। उनको लगा चंद्रा बाबू के पैसे दे दिए, चंद्रा बाबू को जितना चाहिए पैसा दे दिया, चंद्रा बाबू खुश। पैसा तो ये किराया है, जो तुम उस चेयर पे बैठे हो। पैसा तो नहीं किराया है। इनके मेंटेनेंस कौन अलावा देगा? मेंटेनेंस नहीं कौन देगा? इन इनके अलाप के पीछे भी थोड़ा-सा एक और मेरे मन में प्रश्न है। ये 4 राज्यों के चुनाव, क्या 4 राज्यों के चुनाव से पहले ये आलाप लेकर के जैसे होता है ना कि जब बड़ा सिंगर गाता है तो उसके पहले थोड़ा-सा रियाज़ हुँ, करता हुँ। है, गला-वला की मालिश हाँ, करता है, वो करता है मतलब हम लोग तो बेसुरे हैं, लेकिन वो थोड़ा 2-4 सुर निकालता है। हारमोनियम देखा हमने बजाने वाले पहले हारमोनियम बजाना होता है या तबला वाला, तो तबला वाले 2 बार ठोकते हैं, फिर टाइट करते हैं, फिर ठोकते हैं, फिर टाइट करते हैं, वो अपनी चूड़ी बैठाते हैं, जो भी होता हो तकनीकी भाषा में। तो बस क्या आपने बहुत ये सही पकड़ा। चूड़ी ब आपने बहुत सही पकड़ा। ये हाँ, 4 राज्यों के चुनाव के पहले ये हाँ, तबले को सेट किया जा रहा है। ये हाँ, तबला जो हाँ, बेसुरा हो गया था, उसमें सुर में लाया गया है। हाँ, कुछ जगह रस्सी खींची जा रही है, कुछ जगह ढीली की जा रही है। वो हथौड़े जो पड़ रहे हैं मोदी जी पे, हुँ, इसलिए कि हुँ, वो बेसुरे हो गए थे। हुँ, वो बेसुरे इसलिए हो गए थे, क्योंकि अभी सुर पकड़ने वाले लोग वहाँ खड़े हैं। वो उस साथ खड़े हैं। हुँ, उन्हें हथौड़ा मारना चालू कर दिया। बोला ये ढीला पड़ गया है। इसको हथौड़ा मारो, टाइट करो ज़रा। हुँ, तो 4 राज्यों के चुनाव हैं। झारखंड में बिहार का भी एक अधिकार होता है, बिहार की भी पार्टियाँ वहाँ लड़ती है चुनाव। हाँ, और झारखंड बिहार से निकला है, इसलिए एक उसका एक तवज्जो होती है वहाँ पे उसको। हुँ, लेकिन बाय एंड लार्ज आप इस देश में किसी एक धर्म को बर्बाद करने के लिए और किसी धर्म को आबाद करने के लिए, ये कारपोरेट सेक्टर थोड़ी है कि किसी बड़े कारपोरेट सेक्टर से एयरपोर्ट लेके अडानी को दे दिया, वक़्त की ज़मीन लेके किसी और को दे दिया, अंबानी जी को दे दी। ये ऐसा नहीं चलता ना, ये धर्म के मामले हैं। और हर धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख हो, जैन हो, कितने भी छोटे अल्पसंख्यक हो, उनका अपना एक वजूद है और वो लड़ते हैं अपने वजूद के लिए। और क्यों नहीं लड़ना चाहिए? संविधान ने अधिकार दिया उनको। ये संविधान सिर्फ़ हिंदुओं के लिए थोड़ी था। ये संविधान भारत के 143 करोड़ लोगों के लिए था, जिसमें अल्पसंख्यक भी है, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब भी है।
सिर्फ आप सोचो कि ब्राह्मण ठाकुरों के भरोसे चलोगे तो ऐसा कैसा चलेगा। दूसरी बात जो मैं देखता हूं इसमें कि हमने इतनी गठबंधन की सरकारें देखी, यूपीए की देखी, हमने अटल बिहारी जी की देखी। एक आशीष एक फ्लोर मैनेजर होता है, हमेशा रहा। हमेशा होता है। वहां प्रमोद महाजन जी हुआ करते थे। प्रमोद महाजन। वहां पे जब वो राव साहब थे तो जितेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। फिर उसके बाद यूपीए की सरकार आई, मतलब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तो अहमद पटेल हुआ करते थे। कि वो लोग पीछे रहते हैं, लेकिन कोई भी चीज आने के पहले उस सभी घटक दलों के साथ उनका समन्वय होता है। कि अहमद भाई का फोन आया था तो अहमद भाई को आप बोल दो तो मामला पहुंच जाता है ठीक ठाक। यहाँ वो पॉइंट नहीं। यहाँ एनडीए गठबंधन में देर इज नो फ्लोर मैनेजर, इसलिए लोकसभा में वो बिल वापस जाता। अटल जी का समय होता तो ऐसे बिल वापस नहीं हुए, क्योंकि ये बिल क्या है, प्रमोद जी सबको कॉन्फ्रेंस लेके करते थे। यहाँ वक्फ बोर्ड का बिल आया, आपने बात भी नहीं करी किसी से ना। तुमने ये सोचा कभी ये कोई एक हाथ तुम्हारे पार्टी का ऐसा फ्लोर मैनेजर जो अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके सबसे फोन पे बात करे उनसे कॉन्फ्रेंस में ले। इसका एक हर्ष ये भी हो सकता था कि बिल आप पेश करो, बिल पे डिस्कशन करो, और बिल पे डिस्कशन के दौरान जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, पासवान, ये लोग बिल में कुछ सुधारना बताएं, अमेंडमेंट बताएं, और इन्हीं तीनों घटक दलों की अमेंडमेंट आप एक्सेप्ट करो और बिल पेश करो, बिल पास भी हो जाता। इन तीनों लोगों को तालियां बजती, मुस्लिम मतदाता भी खुश हो जाता। लेकिन ये कोऑर्डिनेट कौन करेगा? कोई नहीं है। बस क्योंकि इन्होंने क्या किया 2014 से लेकर, या तो ईडी सीबीआई का डर दिखाया या थैला खोल दिया। ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये जुगाड़ है। और जुगाड़ की चीजें ज्यादा चलती नहीं, जुगाड़ जुगाड़ होता है। तो आज के डेट में जो भाजपा में सबसे बड़ा क्राइसिस है, क्या राजनाथ सिंह सबसे संवाद रखते हैं? क्या राजनाथ सिंह को कोऑर्डिनेटर करके यूज कर सकते हैं? कि राजनाथ जी, मतलब कोऑर्डिनेटर जो होता है, देखिए प्रमोद महाजन थे, यदि एनडीए की बात करें तो, लेकिन घटक दलों को ये पता था कि यदि प्रमोद महाजन जी को आप बोल दो ये हो जाएगा। आज राजनाथ जी को यही पता नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट में डिफेंस में क्या खरीदा जाएगा। वो अपने मंत्रालय के बारे में अभिज्ञ वो उनको ज्ञान नहीं रहता। तो फिर वो क्या गारंटी कि वो मोदी जी को तक बात पहुंचाए? है ही नहीं। देयर इज नो फ्लोर मैनेजर। आपके पास तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा बदतमीजी करता है, सरकार से भी ज्यादा बदतमीजी करता है। एक स्पीकर होता है सोबर, कई बार स्पीकर भी आउट ऑफ वे जाके अपने घर में बुला के लोगों से बात करता है। यहाँ स्पीकर उनसे भी बड़े बदतमीज। मतलब ये बदतमीजी की ना उच्चांक गांठ रहे एक दूसरे से, और इसका आश्रय है कि फिर लोग घटक दल साथ होते भी साथ नहीं। नहीं, जहां पर रिश्ता या विश्वास की नींव पे खड़ा है वहां पर फ्लोर खड़ा मैनेजर है, हो भी नहीं सकता। हो राजनाथ नहीं को फ्लोर सकता। मैनेजर दूसरे बना देंगे तो राजनाथ दिन भर में किससे किससे मिले, शाम को रिपोर्ट चाहिए। दो चाहिए, दो अच्छा आदमी, दो कैमरे राजनाथ पे ही निगाह रखेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण जो है, यदि आपने बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए घटक दलों को आपने वक्फ बोर्ड का बिल ले आए, फिर घटक दलों ने भी आपको बगैर कॉन्फिडेंस लेके सोशल मीडिया में अपनी टिप्पणियां शुरू कर दी और अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया। बात तो यही हुई ना, तभी तो इनके हाथ पैर फूल गए। अब लल्लन सिंह को भी सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सा, एक दो ट्रेनों के नाम क्या आपने रेडियो के नाम पे रख दिए, इसका मतलब दोस्ती गाड़ी नहीं होती। राजनीति में ऐसे गेस्चर कई लोग दिखाते हैं।
लेकिन नहीं, राजनीति में कौन किसको कितना डैमेज करता है, वो जो लल्लन सिंह का समर्थन था, वो कहीं न कहीं बिहार में जनता दल यूनाइटेड को डैमेज कर गया। वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज़ में अब ये पूरे ताकत के साथ उसको जेपीसी में अपोज़ करेंगे। ये भी उतना ही सच है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना है। हुँ, टीडीपी ने तो पहले हाथ ऊपर कर दिए, बोले नहीं तो हमने मना ही कर दिया था। हुँ, रादर टीडीपी इसमें क्रेडिट ले गया कि वक्फ बोर्ड हमने होने नहीं दिया। हुँ, हुँ। फिर इस पूरे डैमेज कंट्रोल की कवायद में नीतीश डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, चिराग तो डायरेक्ट डैमेज कर रहे हैं और टीडीपी ने इस डैमेज करने की शुरुआत की थी। कुल मिला के तीनों तरफ से डैमेज वही हो रहे हैं जिन्होंने निर्बाध, अबाध, बेरोक-टोक, बिना डेमोक्रेटिक तरीका देखे हुए, बिना डेमोक्रेटिक मर्यादाओं को ध्यान में रखे हुए 10 साल सरकार चलाई। अब ये शोध का विषय, इस पे ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब हम ध्यान से देखेंगे, ज़रा एक बार इतिहास के आईने में झाँकेंगे कि सरकार बनने के 60 दिनों में सबसे ज़्यादा बिल वापस किसने लिए थे? शायद 70 साल में जो नहीं हुआ है। वो भगवान ने होगा मेरे ही नसीब में लिखा है वो करना। अक्सर मोदी जी कहते हैं ये मेरे ही 70। नसीब में किया था भगवान ने। हाँ, भगवान ने बस। ये सारे ये रिकॉर्ड मेरे ही मोदी जी नसीब। के नसीब में है। हाँ। मोदी जी के नसीब में है। कोई कोई राज्य ऐसा 1 साल तक कंटिन्यूअस कोई राज्य जलता हुआ नहीं रहा। मोदी जी के हुँ, नसीब में हुँ, रहा। हुँ, मोदी जी जितना यू टर्न लिए हैं इस चुनाव के दौरान, किसी हुँ, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिए। ये नहीं मोदी लिया। जी हाँ। के भी नसीब में। हुँ, कोई संघ कभी संघ के और बीजेपी के नेतृत्व में कभी इतनी दु जितनी मोदी जी के ही नसीब में था। हाँ, बहुत सारा मोदी जी के नसीब में था। ख़ैर मोदी जी के नसीब और और हिंदुस्तान मोदी जी भारत के का नसीब। और हाँ। मोदी जी के किस्मत से ही रोज़ रुपया गिर रहा है। वो क्योंकि लेकिन जब बढ़ता है तो लेकिन बोलता है मेरी किस्मत, मैं हाँ, अच्छी किस्मत लेके आया हूँ। हाँ, अच्छी किस्मत लेके। लेकिन यही वक़्त ये है कि मोदी की के नसीब को भारत के नसीब से, देश के नसीब से, 143 करोड़ लोगों के नसीब से न जोड़ा जाए। मोदी की नसीब ही हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों की नसीब न बने, यही ध्यान देना है। सुकरात ने कहा था, अंधभक्तों के लिए आखिर में बस बोल रहा हूँ। सुकरात ने कहा था कि गुलामी जो होती है, ये गुलामी के बारे में जो सबसे खराब, सबसे गंदी बात है ना, वो ये है कि अंततः आखिर में जाकर गुलामों को ये पसंद आने लगती है। यही गुलामी की सबसे बुरी बात है। आखिर में गुलामों को ये पसंद आने लगती है। तो इससे बचिएगा, यही कहा अंत में अंधभक्तों के लिए बस था ये। सुकरात का नाम हो सकता है सुना हो अंधभक्तों ने। हालाँकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन लोगों की चर्चा नहीं होती है। महान दार्शनिक हैं, दर्शन के पितामह हैं। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार। नमस्कार।